नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम जानेंगे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों के बारे में। इन तीनों नीतियों को पढ़ने के बाद हम किन बातों से परिचित हो जाएंगे? हम परिचित हो जाएंगे 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि से, सुधार नीतियों को आरंभ किए जाने की प्रक्रिया से, वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत में इसके निहितार्थ, एंड लास्ट है विभिन्न क्षेत्र पर सुधार प्रक्रिया के प्रभाव। इन 4 बातों से हम परिचित होंगे। तो शुरू करते हैं इसके परिचय से। इस चैप्टर को परिचय में लिखा है यहाँ कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता एक साथ थी। मतलब भारत ने आजादी के बाद कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है? जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल पैसा कमाना होता है। ये अर्थव्यवस्था में लाभ प्राप्ति के लिए काम होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था जन कल्याण पर निर्भर होती है। वह जन कल्याण के साथ साथ पैसा भी कमाती है। कुल मिला के समाजवादी का पहला उद्देश्य जन कल्याण होता है। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो क्या भारत का उद्देश्य हो गया? जन कल्याण करते हुए पैसा कमाना। तो इस प्रकार भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब आगे लिखा है कि कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इस अर्थव्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि उनसे आर्थिक समृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था को तो अपना लिया, जन कल्याण भी करना और पैसा भी कमाना है, तो इनके लिए भारत में इतने नियम कानून बनाए लिए गए जिससे आर्थिक समृद्धि और विकास दोनों की प्रक्रिया कैसी हो गई? अवरुद्ध, मतलब रुक गई। फिर आगे लिखा, अन्य विद्वानों का मत है कि भारत जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से आरंभ की थी, जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, साथ ही कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा निश्चित हो चुकी थी, तो उस पर ऋण का भार कैसे आया? उसको इन तीनों नीतियों को लागू करने का क्या कारण रहा? मतलब भारत जो गतिहीनता से शुरू हुआ था और विविधता वाला बन गया। गतिहीनता मतलब कृषि की दशा ऐसी थी, कृषि की स्थिति ऐसी थी गतिहीन, ना तो परिवर्तन हो रहा था ना ही उसमें गति हो रही थी। और विविधतापूर्ण मतलब कि भारत जो आज़ादी के बाद किसी भी प्रकार की वस्तु बनाने में सक्षम नहीं था, वह धीरे धीरे इतना सक्षम हो गया कि विविधतापूर्ण वाला बन गया, बहुत सारी वस्तु को उत्पादन करने वाला बन गया। जहाँ कृषि एकदम गतिहीन थी, वहाँ कृषि में अनेक ऐसे सुधार कार्य किए गए जिससे बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में विकास होने लगा। तो ऐसा क्या हुआ जिससे भारत ऋण के संकट में आ गया, विदेशी ऋण के संकट में? तो जानेंगे इसको पढ़ने पर। लिखा है, वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। मतलब भारत 2 सप्ताह का भी भारत के पास पैसा नहीं था भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। इतना विदेशी ऋण का भार भारत पे हो गया था। ठीक है, और आप सबको पता है औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के लिए देश की सरकार ने अनेक प्रयास किए, वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई। ठीक है, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात भी किया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई जिससे भारत भुगतान करने की स्थिति में नहीं रहा, उसके ऊपर विदेशी ऋण आ गया। फिर आगे लिखा, इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। अब हमारे पास विदेशी ऋण हो गया था, तो हमने वस्तु की कीमतों को बढ़ा दिया कि कीमत बढ़ेगी तो हमें अधिक मात्रा में पैसा मिलेगा। लेकिन आप ही सोचो कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो व्यक्ति उसको कम मात्रा में खरीदेगा, तो कैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा? फिर इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। इस अध्याय में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर उन नीतियों के प्रभाव पर विचार करेंगे।
तो हमने यहाँ परिचय में जाना कि भारत में आर्थिक नीति की शुरुआत का कारण क्या रहा, कैसे ये नीतियों को लागू किया गया और कैसे इन नीतियों को लागू करने का प्रभाव, ये तीनों क्वेश्चन हमको आगे मिलेंगे इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ने से। मतलब अभी तो हमने परिचय में ये जाना कि हम नीतियाँ क्यों लागू हो रही है, मतलब भारत आर्थिक संकट में आ गया था, 2 सप्ताह तक भी भारत को नहीं चला पाएगा, इतना भी भारत के 2 सप्ताह तक भी भारत का भरण पोषण नहीं कर पाता, भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं चला पाता, इतना भी भारत के पास पैसा नहीं था। फिर 3 नीतियों को लागू किया गया और इन तीनों ही नीतियों से हमारे देश में परिवर्तन आया। लेकिन इन तीनों नीतियों को लागू करने की क्या शर्तें थी, किसने ये शर्तें रखी थी और कैसे इनको लागू किया गया, ये हम सब इसकी पृष्ठभूमि में जानेंगे। अभी आप इसके परिचय में कोई डाउट है तो जल्दी से क्लियर करो।